इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2026 जो ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर है उसका बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, जो वार्षिक परीक्षा के लिए एनुअल एग्जाम के लिए जो फाइनल प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर की हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग निर्देश को देख लेते हैं। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या आपको 13 दी हुई है और समय 3 घंटा 15 मिनट दिया गया है और इसमें पेजों की संख्या कितनी है 4 और 30 अंक का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, वीडियो में हम लोग इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। पहले इसमें क्वेश्चन को बनाने से पहले जो परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं उनको पढ़ करके समझना जरूरी है, तभी आप सभी प्रश्नों का ठीक से उत्तर दे पाइएगा। देखिए, पहले नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, यानी जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है परीक्षार्थी अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं और तीसरा पॉइंट में है कि परीक्षार्थी को इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। चलिए फिर चौथा नंबर पॉइंट में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि परीक्षक अलग अलग खंडों में अंक दें, यानी इसमें जितने खंड है सभी खंडों से आपको क्वेश्चन को बनाने होंगे तभी जाकर के 30 अंक आपको मिलेगा। ठीक है, एक ही खंड से अगर सभी क्वेश्चन बना लेते हैं तो उस खंड में जितना अंक होगा वही अंक आपको मिलेगा। ठीक है, तो सभी खंडों से आपको क्वेश्चन को बनाना है। यहाँ देखेंगे पांचवा पॉइंट में कि प्रायोगिक परीक्षा के खंडों एवं अंकों का विभाजन। अब यहाँ खंड वाइज पूरा अंक बांटा गया है कि किस किस खंड में कितने अंक आपको मिलने वाले हैं। तो जो सेक्शन ए है खंड अ, इसमें से किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है और इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 5 अंक। कितने क्वेश्चन बनाना है? एक क्वेश्चन। फिर जो खंड ब है सेक्शन बी, इसमें से भी किसी एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है और इसमें से जो एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, फिर सेक्शन सी जो दिया हुआ है खंड स, तो इसमें से भी एक ही प्रश्नों का उत्तर देना है और इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, और जो खंड द दिया हुआ है सेक्शन डी, इसमें आपको 10 अंक मिलेंगे, लेकिन इस 10 अंक के लिए आपको प्रायोगिक अभिलेख यानी जो आपने प्रैक्टिकल का कॉपी बनाया है उसको आपको लेकर के जाना होगा और आपसे कुछ मौखिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल का कॉपी देने पर आपको हो सकता है कि 5 अंक मिले और मौखिक क्वेश्चन पूछने पर 5 अंक आपको मिलेंगे। तो कुल मिला के सेक्शन जो डी होगा इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग सेक्शन ए बी और सी का आंसर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल रियल पेपर है। जो सेक्शन ए है इसमें से किसी एक ही प्रश्नों का उत्तर देना है, 5 अंक के लिए है। तो पहले सभी प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में है कि द्वितीयक आंकड़ों के 5 स्रोतों का उल्लेख करें। ठीक है, यानी जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं उनके 5 स्रोतों का उल्लेख करना है। इसका भी उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। दूसरा नंबर में दिया हुआ है कि सहसंबंध को परिभाषित करें, इसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि आंकड़ों के प्रक्रमण से आप क्या समझते हैं, इसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा। इन तीनों प्रश्नों में से किसी एक को ही आपको बनाना है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको दे दिए हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में, ये खंड ए ही है, सेक्शन ए का ही क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के समांतर माध्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये श्रमिक दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, और दैनिक मजदूरी में ए के लिए 600, बी के लिए 650, सी के लिए 700, डी के लिए 750 और ई के लिए 800, एफ के लिए 850 और जी के लिए 900। तो समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने के लिए करेंगे क्या कि इन सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी लिख देंगे समांतर माध्य बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस सब प्लस में करके इन सब को लिख देंगे और ए के जगह 600 लिख देंगे, बी के जगह 650, सी के जगह पर 700 और इन सब को जोड़ देंगे और ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे देंगे, यानी इन सब को जोड़ करके 7 से भाग दे देंगे तो समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इन चारों प्रश्नों में से किसी एक को ही आपको बनाना है। देखिए अब सेक्शन जो बी है, सेक्शन बी में दिया हुआ है कि इसमें से भी किसी एक ही प्रश्नों का उत्तर देना है और इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से
दंड आरेख की रचना कीजिए। वर्ष 2023 में मक्का का उत्पादन लाख टन में दिया हुआ है, ठीक है, और ये राज्यों का नाम दिया हुआ है और ये उत्पादन है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, दंडालेख खींचना है। चलिए फिर इसमें आगे हम लोग देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर एक वृत्त आरेख की रचना कीजिए। वर्ष 2022 में विश्व में चाय उत्पादन दिया गया, ये देश का नाम है और ये उत्पादन जो प्रतिशत में दिया गया है, इसके लिए आपको एक वृत्त आरेख खींचना है। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सममान रेखा मानचित्र की विशेषताओं का वर्णन करें, इसका उत्तर आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। यानी सेक्शन बी से अगर इसको भी आप लिख देते हैं तो 10 अंक मिल जाएगा। इसका भी 8 नंबर जो है, 8 नंबर का भी आंसर दे दिए हैं, रेखा और दंड आरेख में क्या अंतर है। तो इन दोनों प्रश्नों में से ही किसी एक प्रश्न को आप लिख लीजिएगा तो 10 अंक आपको मिल जाएगा और दोनों का उत्तर आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर सेक्शन जो सी है, खंड स, इसमें से भी एक ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो कितना अंक मिलेगा, 5 अंक मिलेगा। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि वर्कशीट क्या है, इसको बना लीजिए। अगर इसको नहीं बनाते हैं तो 10 नंबर में है कंप्यूटर के लाभों का उल्लेख कीजिए। अगर इसको नहीं बनाते हैं तो फिर 11 नंबर में क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्यों आवश्यक है, इसको बना लीजिए। और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में हम दे दिए हैं। आपको जो इसमें से अच्छा लगे किसी एक का ही उत्तर आपको देने होंगे, ठीक है। चलिए फिर जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी में 13 नंबर में है कि प्रायोगिक अभिलेख पुस्तिका एवं मौखिक। तो इसके लिए आपको क्या लेकर के जाना होगा, प्रैक्टिकल का कॉपी और कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके लिए 10 अंक मिलेंगे। अब हम लोग प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। पर क्वेश्चन में था कि द्वितीयक आंकड़ों के 5 स्रोतों का उल्लेख कीजिए, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसमें लिखेंगे उत्तर में कि द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा पहले से एकत्रित किए जा चुके हों और बाद में उपयोग में लाए जाएं। ऐसे आंकड़ों के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं, ठीक है। यानी द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा पहले से ही एकत्रित किए गए हों, ठीक है, और बाद में उपयोग में लाए जाए। इस प्रकार के आंकड़े को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं और ऐसे आंकड़ों के प्रमुख जो स्रोत हैं वो निम्नलिखित है। अब इसमें पहला नंबर पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि जनगणना एवं सर्वेक्षण रिपोर्ट, और दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे सरकारी प्रकाशन जैसे आर्थिक सर्वेक्षण, और तीसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे पुस्तकें, पत्रिकाएं एवं शोध जर्नल। चौथा नंबर पॉइंट में लिखेंगे समाचार पत्र एवं मासिक पत्र, और 5वां नंबर पॉइंट में है अंतर्राष्ट्रीय एवं शोध संस्थाओं की रिपोर्टें, ठीक है। इसमें आगे और हम लोग लिखेंगे कि ये स्रोत अध्ययन एवं शोध कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर में है कि सहसंबंध को परिभाषित कीजिए, तो इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। सहसंबंध से आशय ऐसे दो या दो से अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध से है। यह संबंध यह दर्शाता है कि एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरे चर में किस दिशा और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है, ठीक है। सहसंबंध सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य हो सकता है। सांख्यिकी में सहसंबंध का उपयोग चरों के आपसी संबंध या अध्ययन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक को ही आपको बनाना है। 1 नंबर बना लीजिए या तो फिर 2 बनाइए। या क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि समान रेखा मानचित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि समान रेखा मानचित्र वह मानचित्र होता है जिसमें समान मान वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं खींची जाती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट में लिखेंगे समान मान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दिखाई जाती है, और दूसरा में लिखेंगे यह सतत वितरण को दर्शाता है, ठीक है। और तीसरा नंबर में लिखेंगे तापमान, वर्षा, वायु दाब आदि के प्रदर्शन में उपयोगी है। और चौथा नंबर पॉइंट में लिखेंगे यह मानचित्र अधिक वैज्ञानिक एवं सटीक होता है। और 5वां नंबर में है कि रेखाओं की सघनता से परिवर्तन की तीव्रता ज्ञात होती है। चलिए फिर अब आगे हम लोग देखेंगे। ये जो 7 नंबर क्वेश्चन था ये सेक्शन बी का क्वेश्चन था, ठीक है। 7वां नंबर जो ये क्वेश्चन है सेक्शन बी का है, ये 10 अंक के लिए है। और फिर 7वां अगर नहीं बनाते हैं तो सेक्शन बी में ही 8वां नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको बना सकते हैं कि रेखा आरेख और दंड आरेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे रेखा आरेख, यानी लाइन ग्राफ और दंडारेख ऐसे लिख देंगे।
और पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे समय के साथ परिवर्तन, यानी रेखा आरेख में समय के साथ परिवर्तन होता है और दंडा आरेख में तुलना के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा होती है और ये आयताकार दंड होते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रवृत्ति दिखाने में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग मात्रा तुलना करने में। ठीक है, और फिर यहाँ लिखेंगे चौथा पॉइंट में तापमान परिवर्तन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग जनसंख्या तुलना करने के लिए। ठीक है, तो इन प्रश्नों को लिखने पर आपको 10 अंक मिल जाएंगे। देखिए सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो इसमें है कि वर्कशीट क्या है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। देखेंगे इसमें उत्तर है कि वर्कशीट एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्ड शीट का भाग होती है जिसमें पंक्तियां और स्तंभ कॉलम्स होते हैं। इसमें आंकड़ों को दर्ज, व्यवस्थित और गणना की जाती है। वर्कशीट का उपयोग गणितीय गणना, तालिका निर्माण, चार्ट बनाने और आंकड़ों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ लिख देंगे कि जो MS एक्सेल में एक वर्कबुक के अंदर कई वर्कशीट हो सकती है, तो इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, या उसको नहीं बनाते हैं तो फिर सेक्शन सी में 10 नंबर क्वेश्चन को बना सकते हैं। कंप्यूटर के लाभों का उल्लेख कीजिए और इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। इसमें लिखेंगे कि कंप्यूटर आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण मशीन है, इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। पहला नंबर, कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य करता है और दूसरे नंबर में यह बड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहित कर सकता है। ठीक है, तीसरा नंबर में है कि गणनाओं में अत्यधिक सटीकता होती है और चौथा नंबर में समय और श्रम की बचत करता है। और फिर 5वां नंबर में लिखेंगे शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा एवं शोध में उपयोगी है। चलिए फिर आगे 11 नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्यों आवश्यक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। यह आवश्यक है क्योंकि, और पहला नंबर पॉइंट में लिखेंगे कि यह वास्तविक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है और दूसरा में लिखेंगे मानचित्रों एवं द्वितीयक आंकड़ों की पुष्टि करता है। तीसरा में लिखेंगे स्थानीय समस्याओं को समझने में सहायता करता है और चौथा नंबर पॉइंट में लिखेंगे योजनाओं के निर्माण में सहायक होता है और 5वां नंबर में लिखेंगे भौगोलिक अध्ययन को अत्यधिक सटीक बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका प्रैक्टिकल का आंसर की था। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।